अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया है और इस अफसोस नाक हादसे में पायलट भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस अफसोसनाक हादसे ने ना भारतीय दिफाई नाअहली, नाक़िस फ्लाइंग ट्रेनिंग और करप्ट दिफाई मुआहदों का पोल फिर से खोल कर रख दिया है और साथ ही मोदी जी के झूठे भरम को भी उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और बेशक अल्लाह रब्बिल जलाल पर जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मई में पाकिस्तान के हाथों 7 तैयारे गिरने से मोदी का जो सारा गुरूर और घमंड है वो खाक में मिल गया था। इसके बाद से मौका बेमौका भारतीय तैयारे उड़ते उड़ते ज़मीन पर आ पड़ते हैं। हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की मौजूदगी के खौफ से तेल लीक करना शुरू कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही दुबई एयर शो में भारत को अपने लड़ाका तैयारे तेजस के ऑयल टैंकर लीक होने की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और आज इसी दुबई एयर शो में इसी बेड़े का तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए ज़मीन पर आ गिरा। 2 साल से भी ना कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है और यहाँ आपको मेड इन इंडिया तेजस तैयारे से मुतालिक भी बता देते हैं कि तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करती है। इसको 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है और जनरेशन के एतबार से इसे फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल के हम पल्ला कहा जाता है। ये वही फाइटर जेट है, ये वही लड़ाका तैयारे हैं जिन्होंने 2 महीने पहले ही भारतीय फ़ज़ाइया के उड़ते हुए ताबूत MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह ली थी। लेकिन लगता अब ये है कि MiG-21 की तरह तेजस भी उड़ते हुए ताबूत ही हैं। पिछले 2 सालों के दौरान अब तक 2 तेजस तैयारे किसी लड़ाई में नहीं बल्कि मश्क के दौरान या फिर नुमाइश के दौरान तबाह हुए हैं। और भारतीय दिफाई सलाहियत का हाल ये है कि बॉलीवुड में भारत के जनरल अक्षय, मेजर सुनील, कर्नल सिद्धार्थ, कैप्टन विक्की, विंग कमांडर ऋतिक और स्क्वाड्रन लीडर दीपिका, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय इस शूटिंग में ना खूब शोशा करते हुए दिखाई देते हैं। और जब मैदान जंग में खुद को साबित करने की नौबत आ जाए तो फिर कभी 7-0 की हजीमत और कभी अभिनंदन के साथ गिरने के भारतीय फ़ज़ाइया का जो पोल है वो खुल जाता है। और जब ऐसा होता है नाज़रीन, तो अपनी इस आलमी ज़िल्लत और रुसवाई पर झूठ का पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार बॉलीवुड की चमक दमक से ना इस बेइज्जती का लाइव नज़ारा करने वालों की आंखें चुंधियाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी 3 महीने पहले ही भारत की ऐसी ही एक भोंडी कोशिश का राज फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी ने फोड़ा था और बताया था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्मी झूठ की तैयारी और झूठ के सहारे पर हुब्बुल वतनी बेचने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में ये राज फाश किया गया था कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ऐसे फिल्मी इनाम के हुकूक महफूज करवा रहे हैं जिनमें मिशन सिंदूर हो गया, सिंदूर ऑपरेशन हो गया, सिंदूर, द रिवेंज और द पहलगाम टेरर शामिल है। वैसे ऐसी सूरत हाल में मोदी करे भी तो क्या करे, जब आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे और काम के वक्त यही बातें फिर आपके गले पड़ जाएंगी ना, तो फिर फिल्में और प्रोपेगेंडा करके खुद को तसल्ली दी जा सकती है कि ऑल इज़ वेल। लेकिन झूठ ये छुपाई नहीं छुपता है और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आलमी लीडर बार बार आपको बेइज्जती याद दिलाए आपकी और दर्जनों बार 7-0 का जिक्र घुमा घुमा कर लेकर आए, तो फिर फिल्मी सहारा और सितारों की चमक दमक भी किसी काम की नहीं होती है। पिछले 5 महीनों के दौरान नाज़रीन ऐसी मुतादिद रिपोर्ट्स के बाद अब कल ही अमरीकी सरकारी कमीशन की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों को चीनी हथियारों की मदद से मार गिराया है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इस अमरीकी रिपोर्ट पर भारतीय हुकूमत जो सिंदूर 2 की रट लगा रही थी, इसको सांप सूंघ गया है और मोदी सरकार की इस खामोशी पर ऑपोजिशन ने बड़ा शोर मचाकर पूरा भारत सर पर उठा लिया है। सर पर उठाने से वैसे मुझे याद आया कि पिछले 30 सालों के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को 550 से ज़ायद हादसात का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 30 सालों में 550 भारतीय लड़ाका तैयारे हवा में उड़ने के बजाय ज़मीन पर नाक रगड़ते हुए तबाह हुए हैं। सिर्फ पिछले कुछ सालों के वाक़यात गिनवा दूँ ना अगर आपको, तो 23 फरवरी 2020 को MiG-29 तैयारा गोवा के साहिल पर गिरा। 17 मार्च 2021 को MiG-21 तैयारा ज़मीन पर आ गिरा। 29 जुलाई 2022 को MiG-21 राजस्थान में क्रैश हुआ। इसके बाद 29 जनवरी 2023 को दिल्ली की फ़ज़ाओं में सुखोई Su-30 और मिराज 2000 लड़ाका तैयारे आपस में टकरा गए। इस वाक़े के 4 महीने बाद 8 मई को राजस्थान के इलाके में MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह हुआ। फिर पिछले साल यानी 2024 के तीसरे महीने की 12 तारीख को मेड इन इंडिया तेजस राजस्थान में गिर पड़ा। फिर 4 नवंबर 2024 को MiG-29 तैयारा आगरा शहर के करीब गिरा। अब इत्तेफाक देखिए यहाँ पर
कि भारत के ये तमाम जंगी तैयारे मशकों, ट्रेनिंग्स और तरबियत के दौरान गिरकर तबाह हुए। इसी तरह के हादसों का ना खत्म होने वाला सिलसिला आज भी जारी है। भारतीय एविएशन के ये हादसात भारतीय फजाई निज़ाम की कमजोरियों, नाअहलियों, पायलट्स की नाक़िस ट्रेनिंग, करप्शन और एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियों को बड़ा नुमाया करते हैं। ऐसे में बस यही कहना चाहूँगी कि चलाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों? और उड़ाने से याद आया कि भारतीय बॉलर बुमराह, इनको याद दिला दूं, पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो जो तैयारा गिरने का इशारा कर रहे थे, वो यही वाला तैयारा था जो आज गिरा है। तो जाइए जाकर अपना मलबा और बेइज्जती समेट लीजिए। प्रोग्राम में आज बात करने के लिए मेरे इंतहाई मेहमानों में मुझे एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात है। प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं। शफी जान साहब, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा है, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान। आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। आप दोनों की इजाज़त से मेरे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस बात का आगाज़ कर लेते हैं ना सर, ये क्या सिचुएशन, और गो के ये अफसोसनाक हादसा, पायलट भी जान से गया, लेकिन एक तारीख है भारतीय फजाइया की, जो कुछ अभी मैंने बताया ये इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, काबू नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी जब पहली मुठभेड़ हुई 6 और 7 की रात को, तो वहां पर ही पता चल गया था कि कितनी नाकिस ट्रेनिंग, कितनी नाकिस, कितनी अहलियत का फुकदान भारतीय फजाइया में मौजूद है। सर जी, बहुत शुक्रिया मिस किरण, आपने इनवाइट किया। और सबसे पहले तो जाहिर है, जो आप भी कह रही थी, एक जानी नुकसान हुआ है, चाहे मेरी राइवल एयरफोर्स का है, इसमें हमारे लिए कोई इसमें प्राइड नहीं है, क्योंकि हमने मारा नहीं है, नो कॉम्बैट में ही कैजुअलिटी नहीं हुई। और मेरी हमदर्दी इंडियन एयरफोर्स और खासतौर पर उस फैमिली के साथ। अगला बात जो आप कर रही थी कि प्रोफेशनलिज्म या बहुत सारी, और ये एक हिस्ट्री है जिन जहाज़ों के एक्सीडेंट्स का थी, वो मैं फ्लैशबैक क्विकली कोशिश करता हूँ। सिर्फ मिग 21 की बात कर लेते हैं, जिस जहाज को तेजास ने रिप्लेस करना था, जो अभी क्रैश हुआ है। ये तकरीबन 60s की दिहाई से हिंदुस्तान वो जहाज उड़ा रहा था, मिग 21, और उसके पास तकरीबन 850 जहाज थे इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें से आप हैरान होंगी 400 जहाज क्रैश किए, और उसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए। और जो सिर्फ पायलट्स नहीं गए, बल्कि उनकी जो 30 कैजुअलिटी सिविलियन की जमीन पर भी हुई जब जहाज गिरा। तो ये सारा जो है, इसी वजह से आपने नोट किया होगा, मीडिया उसको फ्लाइंग कॉफिन कहता है, विडो मेकर कहता था मिग 21 को। और एक वजह तेजास ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस एक्सीडेंट में। क्यों? वो इसलिए कि ये जहाज 1985 में, 1985 में हिंदुस्तान ने कंसीव किया कि हम बनाएंगे। 40 सालों में प्रोग्रेसिवली इसने मिग 21 को रिप्लेस करना था, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी जो थी, वो उसने स्लो डाउन किया, चाहे वो किकबैक्स थी, सप्लाई ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स थी, टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, कंफ्यूजन था, डिसीजन मेकिंग डिलेड थी। वो एक लंबे प्रोग्राम उस पर लैदा हो सकता है। तो वो उस वजह से ये जहाज उस स्पीड पर इंडक्ट नहीं हुए जिस पे हिंदुस्तान एयरफोर्स चाह रही थी, क्योंकि ये जहाज हिंदुस्तान एयरफोर्स खुद नहीं बना रही थी, अनलाइक पीएफ जो JF-17 थंडर खुद बना रही है। तो वो जब जहाज इंडक्ट नहीं हो रहे थे, तो उन जहाजों को आप पता है मेंटेनेंस पे कॉम्प्रोमाइज कर करके, जिसको कहते हैं शॉर्टकट्स लगा के, इसकी तरह उड़ाया गया। जब ये इंडक्ट किया है, तो पिछले 40 सालों में आज सिर्फ 40 तेजाज हिंदुस्तान के पास हैं, जबकि पाकिस्तान ने 30 साल में 200 के करीब हमारे पास JF-17 थंडर पाक फिजाई का हिस्सा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत समेट रहे हैं। तो ये मैंने कहा बैकग्राउंड आपको बता दूं। यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है, ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। हिंदुस्तान एयरफोर्स अभी तक वो 7 जहाजों का रिकवर नहीं कर पाई थी। आपने देखा हम रोजाना की बुनियाद पर ऑलमोस्ट याद करवाते हैं। मेरे दो इसमें सर सवाल। एक तो ये कि जो दुबई एयर शो है, ये बेसिकली आपकी प्रमोशनल शो है ना, ये मार्केटिंग आपका शो है कि दुनिया को अपनी तरफ आप मुतवज्जा करें। अब मई में वो चाहे रशिया का सिस्टम हो, चाहे फ्रांस का तैयारा हो, उनके शेयर्स भारत ने गिरा दिए, और आज अपने जो यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं या अपना जो तैयारा दिखा रहे हैं दुनिया को मुतवज्जा करने के लिए, ये कितना बड़ा नुकसान है कि भारत को वो जो 40 आप बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि इनको ये ग्राउंड ही करना पड़ जाए। और सेकेंडली मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी क्या कीमत होती है सर, क्योंकि जानी नुकसान तो हुआ, लेकिन ये माली नुकसान भी साथ साथ हुआ ना। ये तीसरा है रवा साल में जो ये इनका गिर गया है, इसकी एक की कीमत कितनी होती है सर? ये तकरीबन अभी तक, क्योंकि एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे और फॉर्मली तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाजा है कि $40 बिलियन के करीब इसकी कीमत है, अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट ही कोई नहीं हुआ। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो जो आप कह रही थी दुबई के बारे में, वो दुबई दुनिया का एयर शो जो है, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है। पहली बात, इसको कहते हैं $1 बिलियन प्लेटफॉर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ मिलिट्री हार्डवेयर होते हैं। आज भी जो शो हो रहा है, उसमें 200 के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स एयरक्राफ्ट मौजूद हैं डिस्प्ले पर।
और उसमें ड्रोन्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे शाहकार हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर और दूसरे मिलाकर 200 के करीब है। मैं एक और दिलचस्प आपको बात बताता चलूं, आपने कहा ना कि ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होता है मार्केटिंग का, तो ये मार्केटिंग करने गया था ताकि दुनिया में कोई ऑर्डर कर सके। मैं साइड पे एक आपको बता देता हूं कि कल एमिरेट एयरलाइन ने अनाउंस किया है कि उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे जहाज क्रैश हुआ है, बोइंग कंपनी के जो बोइंग 777-9 है लेटेस्ट जहाज है, वो उन्होंने 59 जहाजों को एमिरेट एयर ने ऑर्डर दिया है कल उनको। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इसी वजह से हमारा JF-17 थंडर भी गया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। और एक और चीज आपके व्यूअर्स को जरूर बताता चलूं कि यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग नहीं होती, यहाँ टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स, डिफेंस मिनिस्टर, एयरफोर्स चीफ्स, हमारे भी एयर चीफ गए हैं वहां पे, एयरफोर्स चीफ्स वहां जाते हैं जिन्होंने ऑन स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं कि मैंने ये जहाज अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करना है कि नहीं करना। जैसे ये जमीन पर डिस्प्ले लगे होते हैं तो आप वेपन्स कैरी करते देखते हैं, फिर आप इन जहाजों को हवा में एरोबैटिक्स करके उस जहाज की मनूवरेबिलिटी, उस जहाज का टर्न रेट, उसकी क्लाइम रेट, उसके इंजन की थ्रस्ट और दूसरी परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। इसलिए दुनिया लेती है। और बदकिस्मती हिंदुस्तान एयरफोर्स की कि पहले एक एम्बैरेसमेंट से रिकवर नहीं कर पाए और एक दूसरी का सामना करना पड़ गया उनको। बिल्कुल ठीक है, और ये जिला तो रसवाई का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका चिश्ती साहब, आप साथ मौजूद थे। दरमियान कि हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़े, मैं आपका तज्जिया, आपकी राय इस सारे सिनेरियो पर जानना चाह रही हूँ। एक मई में हमने भारत को बताया और फिर उसके बाद आज भारत सारी दुनिया को बता रहा है कि वो कितने केपेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है जो ये इंसिडेंट हुआ, जिस तरह जिसमें एक जान गई, एंड वी आर ऑल सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट ये भी है कि जब भी कोई गरूर और तकब्बुर करे या इस तरह की बात करे तो अल्लाह ताला उसको हकीकत दिखाता है। और जो इंडिया का घमंड था, गरूर था, फ़िरौनियत थी, उसको पहले मुंह की खानी पड़ी जंग में, फिर उसको खानी पड़ी मल्टीपल और जगहों पे जहां उनको ट्रंप ने बार बार हाईलाइट किया कि किस तरह उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से पहले उन्होंने फ्रेंच तैयारों का नाक कटवाया, अब अपने तैयारों का करा दिया। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये कमांडो साहब कहते हैं कि दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। तो जो आप अपनी बेस्ट चीज़ को बेचने के लिए जाओ और आप मलिया मेट हो जाओ, तो इसमें विल ऑफ द गॉड इज ऑल्सो देयर कि आप जब इस तरह करते हैं। आपका कमेंट सर? जी बिल्कुल, जब से ये मई से लेके आज तक जब से ये जंग हुई है और जिस तरीके से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने वो फतह हासिल की और जिस तरह पूरे कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, तो उसके बाद से जो इंडिया है वो दिन ब दिन आपके सामने है। कभी एक हादसा हो रहा है तो कभी दूसरा हादसा हो रहा है। और ये जो दुबई एयर शो होता है, ये दुनिया का, जैसे एयर कमांडो साहब ने कहा है, कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और उधर ऐसे वाक़या होना तो बिल्कुल अल्लाह ताला की जो है मार जो है वो इस तरह ही पड़ती है। और ये जो भी हुआ है एक अफसोसनाक वाक़या है, उसमें एक जान भी गई है, लेकिन इंडिया का जो घमंड था, जो गुरूर था, वो खाक में का चौधरी बनने का ख्वाब, वो भी साथ साथ चकनाचूर हुआ है, नीचे गिरा है। दोनों मेहमान साथ ही मौजूद हैं। क्विकली नाज़रीन बढ़ेंगे आगे। करप्शन ने पाकिस्तान की तरक्की का ना गला घोटा हुआ है, आगे बढ़ने का रास्ता रोका हुआ है, बैरूनी सरमायाकारी के आगे बंद बांधा हुआ है, तरक्की के सफर को तकरीबन वापस मोड़ दिया है। हाल अब यूं है कि अमीर जो है ना वो अमीर तर और गरीब तर होता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अशराफिया का पाकिस्तान बन गया है। हुकूमत किसी भी जमात की हो, वजीर आजम हाउस में कोई भी बराजमान हो, असेंबलियों में कितने भी नए चेहरे हों, जिनके हाथों में निज़ाम है वो करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि स्नान कर रहे हैं। अब IMF की तैयार करदा गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन वसी पैमाने पर फैली हुई है। करप्शन सरकारी फंड्स का रुख मोड़ देती है, मंडियों को बिगाड़ देती है, मुनसिफाना मुसाबकत में रुकावट बनती है, अवामी एतमाद को मजरू करती है, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को रोकती है। पाकिस्तान के निज़ाम में ये ऐसी तबाहकुन खुसूसियत हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि इसकी जिम्मेदार कोई एक हुकूमत नहीं है, बल्कि वो तमाम हुकूमतें हैं जो किसी न किसी वक्त इक़्तिदार में रही हैं। अब चाहे वो जमहूरी हुकूमतें हों, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो। इस रिपोर्ट में PTI दौर में चीनी बरामद करने की मिसाल देते हुए बताया गया है कि कैसे ताकतवर बासर ग्रुप्स चीनी, ज़राअत, तवानाई जैसे शोबों और सरकारी इदारों में किए जाने वाले फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। अब PTI दौर ही क्यों, मौजूदा दौर को ही देख लीजिए। BBC के मुताबिक सिर्फ इस साल चीनी स्कैंडल से शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है, इजाफी मुनाफा कमाया है। यानी ये वो मुनाफा है जो चीनी की मसनूई किल्लत
और चीनी महंगी करके आवाम की जेबों से ज़बरदस्ती निकलवाया गया। 11 फरवरी 2025 को जारी होने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 133वें नंबर से 135वें नंबर पर आ गया। 3 महीने पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने अगस्त में इंकशाफ किया कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के एक करीबी ब्यूरोक्रेट का जिक्र भी किया था और ये दावा किया था कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए यानी 400 करोड़ की सलामी वसूल की है और अब आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा सराहियत कर चुकी है कि इस हवाले से काबिल एतमाद नंबर्स देना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इसका अंदाज़ा उस रिकवरी से लगाया जा सकता है जो नैब ने 2023 और 2024 में की हैं, जो अरबों में नहीं है बल्कि खरबों में बनती हैं। जाके नैब की जानिब से रिकवर की गई रकम और असासों की मालियत तकरीबन 5.3 खरब रुपए बनती है। और अगर अब इसको आसान ज़बान में हम समझने की कोशिश कर लेते हैं और करोड़ों में तब्दील कर लेते हैं तो ये रकम 53,000 करोड़ रुपए बनती है। IMF ने सिर्फ करप्शन से पर्दा नहीं उठाया बल्कि इस्लाहात के ज़रिए इस पर काबू पाने के लिए रास्ता भी दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारों में ख़रीदारी के लिए बराह रास्त ठेके देने का निज़ाम तब्दील किया जाए। 1 साल के अंदर अंदर सरकारी लेन देन के लिए गवर्नेंस प्रोक्योरमेंट का इस्तेमाल लाजमी बनाया जाए। गवर्नेंस, एहतसाब और दयानतदारी में बेहतरी लाई जाए। इस्लाहात का पैकेज नाफिज किया जाए तो अगले 5 सालों में माशी तरक्की की शरह में 5 से 6.5% तक इजाफा हो सकता है। दानियाल साहब, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं, क्या ये दुरुस्त है कि ये IMF की जो रिपोर्ट है सर ये हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तैयार की गई थी? बिल्कुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल, ये जो IMF की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट ये रिपोर्ट जो है वो आपके इन ईजी वर्ड्स बीमारी को आइडेंटिफाई करना, इलाज का आइडेंटिफाई करना और क्या प्रोसीजर आपने आगे करना है ये उसको फ्रेमवर्क बताती है। ये गवर्नमेंट की इसमें फुल सपोर्ट थी, गवर्नमेंट की सोच से ज़्यादा इसके ऊपर मीटिंग्स हुई और पेज नंबर 9 के ऊपर ये बड़ा क्लियर करता है, बताते हैं कि ये म्यूचुअल कोलैबोरेशन के ज़रिए ये चीज़ हो सकी और ये चीज़ें किस तरह डायग्नोस्टिक के बाद आगे लेके जाना है उसके ऊपर बात की। इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट नो डाउट वाज करप्शन, एंड करप्शन इसलिए कि पाकिस्तान का आज भी कोर इशू करप्शन और इनकॉम्पिटेंस है। दोनों चीज़ों को रिलेट करते हैं और उसमें जब हम करप्शन की बात करते हैं या इनकॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। क्यों दरखास्त की थी दानियाल साहब, क्यों बनवाई है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपकी इवैल्यूएशन, आपकी बीमारी, इलाज और तरीक़ाकार कि आगे क्या तरीक़ाकार और जो आप तरीक़ाकार नहीं देखें। आप जब थर्ड पार्टी जो आपका लेंडर है जब ये रिपोर्ट करती है तो वो रिपोर्ट जो है आपको जो पूरा तरीक़ाकार है उसका तयन भी करती है और आगे आपने क्या क्या करना है। जो आपने लास्ट में पैरा में जो बात की कि हमने किस तरह ग्रोथ के ऊपर बात की कि पाकिस्तान अगर ये स्टेप्स लेता है तो हम 5.6 या 6 के ऊपर हम आके हमारी ग्रोथ चल जाती है। लेकिन सवाल भी मेरा साथ साथ ले लें। आलमी मीडिया इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो सारी रिपोर्ट है ये 3 महीने पहले जारी की हुई थी लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास थी लेकिन हम जारी नहीं कर रहे थे इस रिपोर्ट को। और फिर उसके बाद ये IMF के दबाव पर कि वो जो 1.2 अरब डॉलर की किस्तों के लिए जो इजलास होना है उससे पहले फिर IMF ने प्रेशराइज करके ये रिपोर्ट जारी करवाई है। ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट वाज जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये म्यूचुअली उसके ऊपर रिपोर्ट थी जो रिपोर्ट में खुद जिक्र है। ये कोलैबोरेशन के बाद की गई और इसको जो शाया भी है गवर्नमेंट ने ही करवाया। और ख़ास तौर पे मैं आपको बात बताऊं कि इसमें देखें, इसमें आप स्टेप वाइज अगर जाएं तो आपने की इंडिकेटर्स इस रिपोर्ट में हाईलाइट हुए हैं और जो आपको बता रहा है कि गवर्नमेंट का क्या फ्रेमवर्क है। अगर पहले नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों को हम साथ साथ इवैल्यूएट करें, पहले आपने बताया कि गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव की वजह से आप ग्रे लिस्ट से आप ऑफ हुए हो। आपके इस इनिशिएटिव से जो आपकी प्राइमरी जो आपकी इन्फ्लेशन थी वो 2025 में लोएस्ट तरीन आपकी आ गई। फिर आप बात करें इन स्टेप्स की वजह से पेज 10 में कह रहा है कि जो आपके ग्रॉस रिजर्व्स जो हैं वो आज $10 बिलियन के ऊपर हैं। ये आपका प्रोग्रेस बता रहा है और साथ साथ आपको आगे आप चीज़ों को बताते जा रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ी जो आपने इस रिपोर्ट में बात हुई कि जो आप फोर्थ उसमें अगर आप देखें तो उसमें सेंट्रल बैंक और उसका जो तरीकाकार है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी बात की। इलाज है, बीमारी है
और इलाज कैसे करना है वो है इस रिपोर्ट के अंदर। तो 3 महीने क्यों लगे सर इसको शाया करने में, ताखीर क्यों की गई? देखिए ताखीर नहीं की गई, आई थिंक एवरीथिंग हैज अ टाइम एंड तरीकाकार, उसके बाद ये किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो उसमें देखने वाली कि आप ये ह्यूमन आपकी क्या रीज़न है करप्शन की, आप बिल्कुल इस तरह IMF ने कोई शर्त नहीं रखी थी इसे जारी करने के लिए? कोई शर्त वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ह्यूमन एलिमेंट जो है जिसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, हम फर्स्ट गवर्नमेंट हैं जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं माइनस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। दिस रिपोर्ट एज इट इज देयर। शहबाज राना एक सहाफी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि 3 महीने जो रोकी गई है रिपोर्ट, तो फिर इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े खतरनाक थे, उनको निकलवाया गया है। क्या खतरनाक पॉइंट? जो एवैल्यूएशन रिपोर्ट में जैसा कहा ना, डायग्नोस्टिक होता क्या है कि बीमारी क्यों लगी है, इसका क्या इलाज है, और अभी जो इलाज करा रहे हैं उससे आगे बेहतरी होगी नहीं। ये तीन फेजेस हैं। उन तीन फेजेस जो हैं हमने बड़ा क्लियर आपके सामने आ गए। और ये जो है हुकूमत, ये पाकिस्तान की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है जिसमें KPK है, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें सिंध है, वो कलेक्टिव, जिसमें GB है, जिसमें पूरा कलेक्टिव। अब मैं अगर मैं इसको हेड ऑन अगर लेने शुरू करूं ना कि अगर मैं इनकॉम्पिटेंस और चीजों की बात करूं, आई डोंट वांट टू, आई थिंक इफ यू टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट, लेट्स कीप इट ऑन द रिपोर्ट, जिसके ऊपर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करिए। और आपको ये कहता है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपके डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं आपकी सारी मिनिस्ट्रीज, आपके जो SECP है वो ऑलमोस्ट ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो गया, कंपनीज फॉर्म उसकी वजह से हो रही हैं आपकी। लेकिन इसमें बहुत पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के ऊपर बात करती है रिपोर्ट, जो आप अपने पेज 13 और 17 में देखें। और वो टेबल और चार्जशीट देती है कि आपकी किस इन चीजों की वजह से आप FATF की ग्रेड से आप उतरे हो। तो आपको एक प्रोग्रेस दिखा रही है, एक चीज दिखा रही है कि जिसकी वजह से आप बेहतर किस तरह होंगे और उसको आप किस तरह फॉलो करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। एंड आई थिंक वी शुड, देखिए एज अ कंट्री, एज अ वो वी शुड फॉलो इट, बड़े रिगरसली करें और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इन चीजों को रेक्टिफाई करके इसको वापस ठीक करें। सही। शफी साहब, PTI इस सारे सिस्टम को किस तरह से देख रही है? क्योंकि देखें ये जो मसला है, ये जो करप्शन वाला मसला है, ये किसी एक हुकूमत का नहीं है। अब इसी में ही अब PTI दौर की मिसालें भी पेश की हुई हैं सर। देखिए कल जो इस रिपोर्ट का जिक्र आप कर रही हैं और जिस पे काफ़ी डिटेल बात दनियाल साहब ने भी की, तो ये एक चार्जशीट, एक वाइट पेपर है इनकी हुकूमत के खिलाफ, जिसमें शुरू में पहले तो बात यह है कि इस रिपोर्ट को 3 महीने क्यों रोका गया। जब ये रिपोर्ट शाया होनी थी तो क्यों इसको तो नहीं रोका गया? बिल्कुल, हम इसको कल मुज़्ज़मिल असलम साहब की इस पे काफ़ी ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हुई है और वो सारे पॉइंट्स इनके सामने रख दिए गए हैं। उसमें देखें, अगर ये कहते हैं कि जी यहाँ पे बड़े अच्छे इंडिकेटर्स हैं और हम बड़े अच्छे साइड पे जा रहे हैं, तो देखिए ये जो हम इधर बातें कर रहे हैं ना, इससे आम आवाम का कोई काम नहीं है। आम आवाम ये चाहती है कि मुझे दाल सस्ती मिले, मुझे पेट्रोल सस्ता मिले, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, सेहत मेरी अच्छी हो। तो आप कंपेयर कर लें कि पिछले गवर्नमेंट में जब हमारी गवर्नमेंट थी, अब इनकी गवर्नमेंट है, तो रेट्स में कितना फ़र्क है कि पेट्रोल उस टाइम कितने का था, दाल चीनी का क्या प्राइसेस थी, सब्जी का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था। ये तो सीधा सीधा इनके खिलाफ चार्जशीट है। जो 5300 अरब रुपए की जो बात हो रही है कि ये सिर्फ एक हिस्सा है, उसमें ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 5300 अरब की करप्शन की जो तस्वीर है, ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। और अगर आप आगे इसमें देखें तो एक मीटिंग में इन्होंने खुद कहा था कि जी 3 डैमों पे 3300 अरब रुपए लगते हैं, तो वो पे पैसे किधर गए? आपके वैसे वजीर थे वो जो कह रहे थे कि हम आने वाली हुकूमत के लिए खंदकें खोद कर जा रहे हैं, वो पैसे किधर गए? उससे आम आदमी को फायदा क्यों नहीं मिला? जब ये कह रहे हैं कि जी इंडिकेटर्स अच्छे हैं, तो ये जो है ये रिपोर्ट IMF की है, ये चार्जशीट है, ये वाइट पेपर है मौजूदा हुकूमत। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके अंदर इलाज भी है और अगर उसको फॉलो किया जाए इलाज तो पिछले 4 साल से इनकी हुकूमत है, इलाज हो नहीं रहा। मजीद चीजें भी अभी बल्कि 35 साल से इनकी हुकूमत है। कुछ हम बातें सुन रहे हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, उसमें असेंबली मुद्दत के हवाले से भी बात हो रही है, नए सूबों के हवाले से भी बात हो रही है। क्या क्या होने जा रहा है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हुकूमत को जिस पे अमेंडमेंट होनी है? दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको नाजरीन खुशामदीद कहेंगे। 27 नवंबर को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब किया गया और हुकूमत मजीद सुनने में आ रहा है कि कानून साजी करने जा रही है, क्योंकि वज़रा खुद भी बबांगे दौल ये बात कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम भी आएगी, उसके बाद 29वीं तरमीम भी आएगी। और अब 28वीं तरमीम में क्या होगा, मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। दानियाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे कन्फर्मेशन भी ले लेते हैं। सर, क्या होने जा रहा है 27 नवंबर को और किन उमूर पर इस वक्त कानून साजी आप लोग करने जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि जो 27वीं तरमीम का नामुकम्मल
मुकम्मल एजेंडा है उससे मुकम्मल करेंगे? तो क्या क्या नामुकम्मल है सर? देखिए, पहले तो मैं खाली दो अगर चीज़ें को जी। बात कर लूँ। देखिए, अगर ये जो करप्शन की बात करते हैं ना, तो करप्शन का नारा लगाने वाली ये जमात थी और जिन्होंने 4 साल इनके हाथ पांव करप्शन में घुसे हुए थे। फरा बीबी, आगे आपकी बुशरा बीबी के किस तरह लोगों को लगाया जाता था, किस तरह इनके लोग करप्शन के पैसे लेते थे, किस तरह पोस्टिंग ट्रांसफर ये करते थे, पैसे लेते थे। 13 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं केपी में। आप खाली जाएं उन लोगों का हाल देखें, आप पेशावर से बाहर निकलें, आपको करप्शन उसकी रोडें आपको दास्तान सुना रही होंगी। 13 साल से एहतसाब कमीशन को ताला लगाया हुआ है। आपकी बात का जवाब देने के लिए मुझे 30 सेकंड उनको भी देने पड़ेंगे। अब आप मेरे जवाब पे आइए। पास से अरबों रुपया निकल रहा है केपी में बैठे हुए, जो करप्शन की इन्होंने दुकानें डाली हुई हैं और आज भी ये हो रहा है। मैं रिपोर्ट की बात करता, आई डोंट वांट टू गो टू पॉलिटिकल डिटेल्स। देखें, आप जो अगर हम बात करें 27वीं तरमीम की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 18वीं तरमीम की जिसकी जो स्पिरिट थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपके एनएफसी अवार्ड्स तरीकाकार, जो इस रिपोर्ट में भी है कि पैसा देने का तरीकाकार। वो 17 पेज नंबर में बात कर रहे हैं कि आपने जो ग्रांट्स देते हैं वो आपने देना। हम उसी फ्रेमवर्क को लेके हम बात करते हैं। जो ग्रांट्स हैं वो रुकनी चाहिए। अब आप 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में क्या करने जा रहे हैं? देखें, 28वीं तरमीम या 28वीं 29वीं या कोई, आई डोंट वांट टू, इट इज नॉट कि भाई कि आपने कोई चीज करवानी है या करनी है। बात यह है कि आपने सिस्टम और चीजों को, तरीकेकार को ठीक करना है। उसके लिए तरमीम आए या ना आए, या खाली नहीं, मैं बताऊंगा वो बेशक उसका ट्वीट हो, मैंने कहा ना 28वीं हो, 29वीं हो या 30वीं हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपने उस प्रिंसिपल को एड्रेस करना है। वो प्रिंसिपल क्या है कि आपने डेलीगेशन ऑफ पावर को किस तरह नीचे लेके जाना है, एनएफसी अवार्ड्स में पैसों का मुख्तस उनको तयन करना, क्या तरीका कार करना है। 27वीं तरमीम के लिए सर कहा गया कि ये तो बराह रास्त अवाम के लिए नहीं है, तो फिर आप ही के साथी, आप ही के वज़रा ये जवाब देते हैं कि 28वीं तरमीम जो आ रही है वो अब अवामी नौयत की होगी, जिसमें सेहत के हवाले से चीजें, जिसमें तालीम के हवाले से, जिसमें बल्दियाती निजाम के हवाले से चीजें। लेकिन अब जो ये मैं आपको बताने लगी थी, साउथ एशिया इंडेक्स की सर का ट्वीट है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग एक बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें आप 5 साल से 6 साल के ऊपर लेकर जा रहे हैं असेंबली की मुद्दत को। बहरहाल ये बिल के जरिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक आईनी तरमीम की जरूरत है और जिसमें 51, 52 एंड 244 में आपको तरमीम करनी पड़ेगी। तो क्या फिर ये तरमीम आप लोग करने जा रहे हैं 5 साल से 6 साल पे करने जा रहे हैं? मेरे सामने भी खुली हुई और मैंने देखी भी, लेकिन इसके ऊपर तो वो खुद अपना बयान दे सकते हैं। मैंने जिस तरह कहा, मैंने आपको क्या कहा, देखें 28वीं और 29वीं जो है ना, ये नंबर्स हैं। हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि चीजों को किस तरह बेहतर करना है। जो मैंने जिस तरह आपसे बात की कि पावर को डेलीगेट किस तरह करना है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर किस तरह करनी है, आपने इदारों को मजबूत किस तरह करना है, लोकल बॉडी सिस्टम किस तरह लेके आना है, पैसे का जो देखिए, ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता कि आप पैसे लेके आओ, आप सूबों को दे दो और उसके बाद पीछे आपका कोई पैसा ना रहे हुकूमत चलाने के लिए। आप पहले एक किटी बनाओ, उस किटी से आप पैसे दे दो सूबों को, फिर उसके बाद सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अलग दे दो, फिर आप जीबी और केपी के को छोड़ दो। 27 नवंबर को आप लोगों का इजलास होने जा रहा है, उसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ कानून साजी के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो लेकर आ रहे हैं। कहां पर क्या कानून साजी होने जा रही है सर? 27 देखिए, अभी तो ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, लेकिन कानून साजी जो है वो जरूरत है इस टाइम की, जिसमें चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। उसमें आपको सबसे पहले पार्लियामान को मजबूत करना, उसके बाद आपने इदारों को मजबूत करना। नहीं, आपने तरीकाकार क्या तयन करना है, 6 या 5 या 4 साल की बात मैं नहीं कर रहा, पैसों को कम या ज्यादा करने की बात नहीं कर रहा। एनएफसी का तरीकाकार कि जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, पैसा निचले लेवल तक जाए, जो लोकल बॉडीज का नुमाइंदा है वो पैसा दे सके, जो आपके लोकल लोएस्ट लेवल है जहां आज जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने की, जहां दहशतगर्दी की वजह से ऑपरेशन चीजें चल रही हैं, उन तक पैसा पहुंचे। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, और उसको एड्रेस ऐसे होंगे कि जब आप बैठकर लॉ मेकर्स बैठकर डिसाइड करेंगे, इकट्ठे बैठकर। मैं दोबारा आती हूं आपके पास ताकि आपसे पूछ सकूं कि किन चीजों पर यह कानून साजी होने जा रही है। शफी साहब, ये फरमाइए कि अगर पार्लियामेंट की तौसी होती है कि 5 साल से 6 साल पे मामला जाता है, तो वो डेफिनेटली 28वीं तरमीम के जरिए होगी, और आप लोग चाहकर भी, क्योंकि हमने 27वीं तरमीम में भी देख लिया ना, तो चाहकर भी आप लोग रोक नहीं सकते क्योंकि जो कुछ अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है। तो इससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप लोग असेंबली से बाहर निकल जाएं? इससे ज्यादा बेहतर ये हो सकता है कि आप लोग अपनी सजेशंस दें
जो चीजें बेहतर हो सकती हैं उसमें आप लोग अपना किरदार अदा करें, हिस्सा डालें? देखिए, पहली बात जो आप कह रही हैं कि 5 से 6 साल हो सकती है, तो इमरान खान की डर की वजह से ये 5 से 10 साल पे भी जा सकते हैं। डर सिर्फ इमरान खान का है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि जी असम्बलियों से बाहर निकल के, तो मेरी ज़ाती राय ये है, मैं अगर अपनी ज़ाती राय आपको बताऊं तो हमेशा जो स्पेस है वो नहीं देनी चाहिए। जो भी सिस्टम है उसके अंदर रह के आपको लड़ना चाहिए, आपने कभी भी किसी को स्पेस नहीं देनी। और जहाँ तक दानियाल साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के जिक्र किया, फिर वहाँ पे करप्शन और फर्क, वैसे आप लोगों पे इल्जाम लगता है कि आप लोगों ने खामोश हिमायत की 27वीं तरमीम की, कोई वोट ना देकर। मैं आ रहा हूँ उस पर, जो उन्होंने फरागोगी से होकर और बुशरा बीबी तक गए हैं, तो मैं इनको बताता चलूँ कि जो रिपोर्ट कल पेश किया वो क्यों रात के अंधेरे में पब्लिश की गई, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो हमें करप्शन पे ये कह रहे हैं कि जी करप्शन हो रही, तो हमें क्यों बार बार वहाँ पे वोट मिल रहा है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि फरागोगी और बुशरा बीबी, अगर बुशरा बीबी के खिलाफ ऐसा कुछ भी करप्शन होता तो अलकादिर के ट्रस्ट पे सिर्फ उनका एक साइन है, उसकी वजह से जेल में ना होती। इमरान खान जो है वो जाली मुकदमात के अंदर ना होते, उन पे करप्शन के अगर इतनी संगीन इशू थे तो सारा सिस्टम इनके साथ है। इदारे से लेके 27वीं 28वीं 29वीं जो कर रहे हैं करने दे। और इन्होंने बड़ी कि जी पार्लियामान को हम स्ट्रांग बनाएंगे जी अगली उसमें, तो पार्लियामान का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया 26वीं और 27वीं फवाइद की चीजें भी हों तब भी आप उसको नहीं सपोर्ट करेंगे। तमाम तर पावर जितने भी थे पार्लियामान, किसी को इस्तिस्ना दे दिया है। ये इमरान खान का डर ना होता तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तिस्ना लेना था, गवर्नर ने भी लेना था, MNAs ने भी लेना था, MPs ने भी लेना, CM ने भी लेना था। आ रही थी, उन्होंने तो खुद मना कर दिया, इसलिए मना कर दिया। अगर वो इस्तिस्ना ले लेते तो इमरान खान को भी इस्तिस्ना मिलना था, उसने बाहर आ जाना था, इनका सारा प्लान जो है वो धर्म बरम हो जाता था। ये बड़ी सिंपल सी बात है। इनका आम लोगों की जो दोनों तरमीम हुए हैं 26वीं और 27वीं, उसमें मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, एक मुझे शिक बताए जो आम आवाम के लिए इन्होंने किया। शफी साहब ये मानना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और डरे इमरान में हो रहा है, पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है। साथ ही रहिए मौजूद, मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान दोनों साथ ही मौजूद है। दानियाल साहब, ये ऑपोजिशन लीडर का मामला क्यों हुकूमत हल नहीं कर रही है? ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई साहब के नाम पर क्या एतराज़ है सर? देखें, ये तो फिर जो जमातें हैं, ये तीनों जो जमातें हैं, बल्कि जो भी कोलिशन में बैठी हैं, उनका मिल के फैसला है। और आई थिंक ये पार्लियामेंट्री जब ये फोरम पे दोबारा डिसाइड होगा तो आई थिंक ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन आप जो पार्लियामेंट्री उसका जो तरीक़ाकार है वो यही है कि जो लार्जेस्ट जमात है उसका अपोजिशन लीडर होगा। ये पॉलिटिकल नॉर्म्स भी हैं, तरीक़ाकार भी है, और उसी के तहत डिसाइड होगा। अचकज़ई साहब पे आपको कोई एतराज़ नहीं है? किसकी तरफ? महमूद अचकज़ई पर नहीं, अगर वो PTI ज्वाइन करके आते हैं तो फिर तो आई थिंक कोई एतराज़ नहीं है। और अगर इसी तरह है तो आई थिंक इसका तरीक़ाकार ज्वाइन करके ना है, लेकिन नॉमिनेट तो PTI नहीं किया है। देखें, फिर देन अगेन मैंने आपको बताया पॉलिटिकल नॉर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल जो तरीक़ाकार है उसमें यही है कि जो लार्जेस्ट अपोजिशन, दिस इज़ नॉट समथिंग जो अपना मतलब जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका नॉमिनी होता है। एंड आई थिंक कि इसके ऊपर तमाम जमातें बैठकर इसके ऊपर आपने ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे कर दी है कि अगर आपके पास से कोई होता है अपोजिशन लीडर तो ठीक है, अदरवाइज आपकी जमात से बाहर उसके ऊपर तो इनको पता है ना, इन्होंने तो पहले दिन से इनको ये बात आप लोगों ने कन्वे की है। ऑफ कोर्स इनको पता है, बैठ के ये इनके पहले भी नहीं किए थे और आगे भी नहीं किए बनेंगे। लेकिन देखिए, मैं खाली एक कोई बात कर लूँ। मेरे भाई ने यहाँ बात की करप्शन की, और मेरे भाई ने यहाँ बात की इनकॉम्पिटेंस। देखें, आप जो पिछले 13 साल में आप कह रहे हैं सूबों को देख लें, आप जाएं। मैं कहता हूं कि मेरा ससुराल है ना, मैं जाता हूं पेशावर में, हाथ जोड़ता हूं। मैं कहता हूं यार खुदा के लोगों, तुम लोगों को क्या कर रहे हो? तुम अपना कंपैरेटिव एनालिसिस करो, अपना पंजाब को देखो और चीजों को देखो। आप खाली वो सारे के मैं जाता हूं, आप पेशावर से आप 7 किलोमीटर आप बाहर निकलो, आप लॉ एंड ऑर्डर को देखो, आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट्स देखो, आप इनकी बुरा हाल, इनकी हर चीज तबाही की तरफ निकली है। सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से आपका PIA ग्राउंड कर दी इन्होंने, उस जहाज को वीरान बस बना दिया। आप GDP रेशो की बात करें, हम इनको ये इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इनकी GDP रेशो जो थी FDR की ग्रोथ, मेरा टॉपिक कहीं और निकल जाएगा क्योंकि फिर मुझे उनको भी मौका देना पड़ेगा ना इस बात पे बात करने के लिए। मुझे ये फरमाइए सर, मुझे फरमाइए, जो कुछ इत्तलात मिल रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब से आप लोग भी शायद खुश नहीं है और आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि अपोजिशन लीडर का नाम तब्दील कर दिया जाए कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही मौलाना साहब को सौंपी जा सके। सर देखिए, पहली बात यह है कि अचकज़ई साहब इस वक्त आपकी कौमी असम्बली में भी कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, सेनेट में भी कोई नहीं है, और पंजाब असम्बली में भी नहीं है। तो ये जो तरमीम ये कर रहे हैं
तो इनकी सूरत हाल ये है कि हाउस में कोई अपोजिशन लीडर नहीं हो, तरमीम पे तरमीम करते चले जा रहे हैं। दूसरी बात मेरे भाई ने बड़ी की कि जी आइन में लिखा हुआ है कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो होगी तो उसका ही अपोजिशन लीडर आएगा। तो हमारे तो तमाम MNAs ने साइन किए हुए हैं उस पर। इसके चलो अगर आपकी ये बात पहले तो मानने से हम तैयार नहीं है इस बात को, चलो एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं। तो पंजाब असेंबली में जो हमारा अपोजिशन लीडर उसको क्यों नहीं बनाया जा रहा, उसको क्यों नहीं नॉमिनेट किया जा रहा, सेनेट में क्यों नहीं हो रहा। तो ये देखिए ये जो सारी बातें हैं, और ये जहां तक आप मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी एक वफद ने कल मुलाकात की, लेकिन ऐसी कोई बात भी ऑन द कार्ड्स नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इमरान खान के नॉमिनेटेड हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी और इंशाल्लाह हम महमूद खान अचकज़ई के साथ करें। और वो इस अच्छा सर, मौलाना साहब का मसला जो है वो बेसिकली आप लोगों के साथ है नहीं, वो एक अलग बात है कि वो मैंडेट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो बेसिक फिलहाल मौजूदा हालात में जो रीजन था वो साबिक वजीर आला थे, उनकी तब्दीली हो गई। तो क्या ये कहीं पॉसिबिलिटी है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत मौलाना साहब को अपोजिशन इत्तेहाद के लिए खुले दिल से कबूल करेगी, तस्लीम करेगी? नहीं, देखिए ऐसा कुछ चीज़ है नहीं ऑन कार्ड्स। हम महमूद खान अचकज़ई के साथ खड़े हैं एज अपोजिशन लीडर, और वही इसको लीड करेंगे। जो हमारी तहरीक होगी, तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। और जहाँ तक मेरे भाई ने पेशावर की बात की और वहाँ पे करप्शन की बात की, तो इनकी जहनीत में रोड्स हैं, पुल हैं, और खान साहब के आए हॉस्पिटल में चलते हैं, LRH में भी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अगर पंजाब से वो बेहतर ना हुआ, आप अपना कैमरा लेके आए। हमने जो सेहत कार्ड वहां पर दिया, जो इनकलाब परवा किया हमने सेहत में, इसके साथ चलते हैं। हम एजुकेशन में भी चलते हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। चलिए एक और शो रख लें फैक्ट्स और फिगर के साथ। एक खत भी लिखा हुआ है सर, खत तो लिखा हुआ है, वो तो खत तो हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, जी मरीम नवाज साहब को भी लिखा है, जिसमें जो इमरान खान की बहनों के साथ सलूक किया गया उसका शिकवा किया है। क्या जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या जवाब आएगा वज़ीर आला की तरफ से? वज़ीर आज़म के इख्तियार में नहीं है तो वज़ीर आला के इख्तियार में कहाँ होगा? वो अपनी सीट बेचारी हारी हुई है। हम तो अपनी कानूनी और आईनी जो जितने भी हमारे ऑप्शन है हम वो सारे यूटिलाइज करेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि आपने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया या आपने इसको खत नहीं लिखा। हमने चीफ जस्टिस को 3 दफा कॉल्स किया है, 1 दफा खत लिखा है, पंजाब गवर्नमेंट को खत लिखा है, शहबाज शरीफ को कह दिया है, वज़ीर आला को कह दिया है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कॉल दी जा रही है, लेकिन एक्ट है जो मैंने लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक्ट अदालतों की तरफ से आप लोगों के पास अदालत की हुक्म ये नहीं मानते, एक मुलाकात से क्या हो जाएगा? ना वज़ीर आला की मुलाकात होने देते हैं, ना बहनों की मुलाकात होने देते हैं, और फिर जो सलूक किया जाता है। पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना वो कहता है कि आपको ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में लॉलेसनेस हो। जहां धरना देना है, अगर आपने एहतजाज करना है तो आप कहां करेंगे, जगह का तयन है, ये नहीं है आप रोड बंद कर सकते हैं। मेरे हल्के के मेरे अपने सपोर्टर्स रोड बंद करते हैं, आप रोड बंद करते हैं, आप मुलाकात करवा देते उसी दिन धरना होता ना रोड ब्लॉक होता। आप मुलाकात करवाते नहीं है तो रोड भी अगर बात बड़ी सिंपल है, बात बड़ी सिंपल है। दानियाल साहब को भी मशवरा है, अगर ये मुलाकात नहीं तो हम रोड भी बंद करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, जल्द से जलूस। बहनों की मुलाकात होनी चाहिए, इसके ऊपर तो फिर करवाए ना, या तो ये कह दे कि हमारे इख्तियार में, उसके बाद सर फिर आप लोगों के लिए और इसी में क्योंकि आज दोनों मौजूद मेहमान स्टूडियो में साथ मौजूद हैं तो इस वजह से शायद नाजरीन को थोड़ा बहुत सुनने में प्रॉब्लम आ रहा हो। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को और कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।